हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम द फेटेड विलन के चैप्टर 330 को। चैप्टर कंटिन्यू होता है जहां हम देखते हैं कि लॉनी फेयर लगातार जिन यून पर भयानक पंच की बारिश कर रहा था। हर एक हमला इतनी टेरिफाइंग ताकत के साथ फट रहा था कि चारों तरफ खून बिखर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी जिन यून पूरी ताकत से रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था। लॉनी फी ने ठंडी आवाज में उससे कहता है कि ये सब बस मरने से पहले की आखिरी स्ट्रगल है। इतना कहकर वह फिर से एक और क्रशिंग हमला कर देता है। जिन यून तुरंत अपने दोनों हाथ सामने लाकर ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस अटैक की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वह कई मीटर दूर हवा में उड़ गया और जोरदार तरीके से जमीन पर जा गिरा। उसका पूरा शरीर चोटों से भर चुका था। इसके बाद लॉनी फी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके शरीर से डार्क डेमोनिक एनर्जी लगातार बाहर निकल रही थी। फिर वह जिन यून से कहता है कि उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती उसकी खुद की थी, जिसने सिचुएशन को गलत समझा और ऐसे इंसान को प्रोवोके कर दिया जिसे उसे कभी नाराज नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर जिन यून के चेहरे पर कंफ्यूजन आ गया। वह समझ नहीं पाया कि लॉनी फी आखिर कहना क्या चाहता है। तब लॉनी फी जवाब देता है कि वह खुद भी सिर्फ एक चेस पीस से ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल उन फूलों की तरह जो खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, या उस पानी की तरह जो बिना रुके बहता रहता है। उसने कभी अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं किया। ये सुनते ही जिनयून पूरी तरह हिल गया। वह तुरंत पूछ बैठा कि क्या लॉनी फी असली इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट्स नहीं है। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही अचानक उसे सब समझ आ गया। उसे एहसास हो गया कि असली मास्टरमाइंड कोई और है। लॉनी फी सिर्फ शांत नजरों से उसे देखता है और कहता है कि जब उसे जवाब पहले से पता है, फिर पूछने की जरूरत ही क्या है। जमीन पर पड़े हुए जिन यून हल्की हंसी निकालता है। वह कहता है कि उसे खुशी है कि उसकी शंका आखिरकार सही निकली। जिन रूमर्स को लोग उसके खिलाफ झूठ समझते थे, वो अंत में सच साबित हो गए। फिर वह कड़वाहट से कहता है कि असल में वे सभी लोग सिर्फ मूर्ख थे जो अपनी लिमिट्स तक नहीं समझ पाए। कुछ देर बाद जिन यून एक और सवाल पूछता है। वह अपने डाओ प्रोटेक्टर के बारे में पूछते हुए याद दिलाता है कि वह एक क्वाजी एम्परर रियलम एक्सपर्ट थी। लेकिन लॉनी फी बिल्कुल शांत स्वर में कहता है कि शायद उसकी मौत जिन यून से भी पहले हो चुकी होगी। इसके तुरंत बाद सीन दूसरी जगह शिफ्ट होता है। वहां जिन यान की डाओ प्रोटेक्टर खून से लथपथ हालत में दिखाई देती है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, क्योंकि एक स्पीयर उसके सीने को पूरी तरह चीर चुका था। उसके मुंह, नाक और यहाँ तक कि आंखों से भी लगातार खून बह रहा था। उसके पीछे वॉइड के अंदर शांति से खड़ा था। उसने फेटल स्ट्राइक देने के बाद स्पीयर को अपने कंधे पर टिका रखा था। दूसरी तरफ वापस जिन यून के पास लॉनी फी उसकी लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वह ठंडी आवाज में कहता है कि अगर जरूरी ना होता कि जिन यून की मौत डेमोनिक आर्ट्स से हो, तो उसे खुद हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसी समय पास के पेड़ पर चुपचाप बैठा गूसिनर्स का छोटा बर्ड अचानक अपने पंख फैलाता है और वहां से उड़ जाता है, क्योंकि उसने पूरी घटना अपनी आंखों से देख ली। जब वह बर्ड सारी बात गूसिनर्स को बताता है, तो वह शौक में दोहराती है, डाओ इमॉर्टल अलायंस का डाओ चाइल्ड लॉनी फी, क्या वह सच में इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट्स हो सकता है? क्या उसने जिन यून को यून शियाओ वैली से यहाँ सिर्फ उसे मारने के लिए बुलाया था? छोटा बर्ड तुरंत सिर हिलाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई और हिडन मास्टरमाइंड भी मौजूद है। ये सुनकर गूसिनर्स अंदर तक हिल जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर वो हिडन व्यक्ति कौन हो सकता है। लेकिन बर्ड आगे कहता है कि अभी पूरी दुनिया को चेंग को इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट्स मान रही थी, लेकिन इस घटना के बाद नेचुरली सारे शक उसी पर से हट जाएंगे और सबसे बड़ा फायदा आखिरकार गू चेंग को ही मिलेगा। फिर उसे चिंता किस बात की है, लेकिन गूसिनर्स का चेहरा धीरे धीरे उदास हो जाता है। उसके दिल में एक अजीब एहसास पैदा होने लगता है। उसे लगने लगता है कि यही बात सबसे ज्यादा स्ट्रेंज है। टाइमिंग कुछ ज्यादा ही परफेक्ट थी। और जब वह रिबर्थ पॉन्ड में देखे गए दृश्यों को याद करती है, तो उसके मन में एक टेरिफाइंग शक जन्म लेता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सारी स्ट्रिंग्स के पीछे असली मैनिपुलेटर खुद गू चेंग ही हो? अगर सच में ऐसा है, तो फिर वह उसका सामना कैसे करेगी? कुछ देर बाद जिन सिबलिंग्स आखिरकार वहां पहुंच जाते हैं और तुरंत जिन यान की लाइफलेस बॉडी को जमीन पर पड़ा देखते हैं। दोनों पैनिक में उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसका नाम पुकारने लगते हैं। उसकी बहन तुरंत घुटनों के बल बैठकर उसकी हालत चेक करती है, लेकिन जैसे ही वह उसकी कंडीशन महसूस करती है, उसके चेहरे पर शॉक छा जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी ओरिजिन एसेंस पूरी तरह ड्रेन की जा चुकी थी। एक डेमोनिक नीक थी। इसमें कोई शक नहीं था कि इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट्स ही इसके पीछे था। इधर आसपास मौजूद भीड़ शॉक डिस्कशंस में फूट पड़ती है। कुछ लोग तुरंत कहने लगते हैं कि इसका मतलब यंग मास्टर चेनक को सच में बेवजह बदनाम किया गया था। एक फीमेल कल्टीवेटर ठंडी आवाज में कहती है कि यून शियाओ वैली के लोगों ने ये डिजास्टर खुद अपने ऊपर लाया है। उसी समय सिक्स्थ क्राउन प्रिंस थोड़ा झुककर यंग फीनिक्स लेडी से धीरे से पूछता है कि आखिर कोई ये शक क्यों नहीं कर रहा कि शायद गू चेंग खुद इसके पीछे हो सकता है। फिनिक्स लेडी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है कि ऐसे समय में सबके लिए अनजान बने रहना ही बेहतर है। इसके बाद कहानी एब्सोल्युटली इन स्काइजेस की बाउंड्री के पास पहुंचती है। वहां गू चेंग वार्ड से बाहर निकलता है, जबकि वह चू चू को रेस्क्यू कर चुका था। उसे देखते ही पूरी भीड़ शॉक और अमेजमेंट में भर जाती है। एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस की सेंटेंस आगे बढ़ती है। उसकी आवाज डिटर्मिनेशन
इंडिग्नेशन से भरी हुई थी। वह ओपनली घोषणा करती है कि उसने सुना है कुछ ऑर्थोडॉक्स फैक्शंस यंग मास्टर चेनिक को इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट्स साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वह यहाँ तक रिवील कर देती है कि कई डायो अचीवर एक्सपर्ट्स इस समय उसके लिए एम्बश लगाकर बैठे हुए हैं। फिर वह साफ शब्दों में घोषणा करती है कि आज के बाद जो भी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन यंग मास्टर चेनिक को इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट्स कहकर फ्रेम करेगा उसे एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस का दुश्मन माना जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म होती है अचानक वॉइड में रिपल्स फैलने लगते हैं। अगले ही पल 3 एंशिएंट एंसेस्टर्स वहां प्रकट हो जाते हैं। उनमें सबसे आगे यिन श्याओ वैली का एंसेस्टर खड़ा था। वह हल्की हंसी के साथ सरकास्टिकली पूछता है कि क्या एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस की एक साधारण सेंटेंस सच में सोचती है कि वह उनसे इस तरह बात करने के योग्य है। फिर वह खुले तिरस्कार के साथ कहता है कि सच बोले तो वह सिर्फ एक वेसल है जिसे ह्यूमैनिटी एंसेस्टर्स के कल्चरेशन फर्नेस के रूप में तैयार किया गया है। उसके बगल वाला डाओ अचीवर भी ठंडी हंसी के साथ कहता है कि उसे हेवन एंड अर्थ की विशालता का अंदाजा ही नहीं है। ये सुनते ही चूचू के साथ मौजूद 2 गार्डियन एल्डर्स गुस्से में आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि उनकी सेंटेस का अपमान करने की हिम्मत उन्होंने कैसे की। लेकिन युन श्याओ वैली का एंसेस्टर सिर्फ व्यंग्य भरी मुस्कान देता है और कहता है कि उन्हें इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। उसका उद्देश्य एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस का अपमान करना नहीं है। हालांकि वह याद दिलाता है कि उन्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस आखिर इतने समय से किस पर्पस के लिए अस्तित्व में है। फिर भी सेंट चूचू इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट्स को प्रोटेक्ट करने पर तुली हुई है, इसलिए अब वह एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस का प्रतिनिधित्व करने योग्य नहीं रही। चूचू तुरंत उसकी बात का विरोध करती है। वह कहती है कि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो फिर वे कैसे किसी को दोषी ठहरा सकते हैं। इसके बाद वह बताती है कि जब वह एब्सोल्यूट यिन कैलेमिटी की इन्वेस्टिगेशन करने इनरलैंड्स के अंदर गई थी तब ये सभी लोग सिर्फ दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। उसे बचाने वाला इंसान सिर्फ यंग मास्टर चेनिक था। अगर वह उस पर भी विश्वास नहीं करेगी तो फिर आखिर किस पर करेगी। ये सुनकर आसपास की भीड़ भी उसका समर्थन करने लगती है। कई लोग चिल्लाकर कहते हैं कि सेंटेस बिल्कुल सही कह रही है। गुचेंग इतना काइंड हार्टेड है कि वह कभी इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट्स हो ही नहीं सकता। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर उन्हें मार भी दिया जाए तब भी वे इस एक्यूजेशन पर विश्वास नहीं करेंगे। एक और कल्टीवेटर जोर से कहता है कि उसके हिसाब से इन रूमर्स के पीछे साफ तौर पर यिन श्याओ वैली, हेवन रीचिंग सेक्ट, एंडलेस फायर नेशन और कई दूसरे फैक्शंस हैं जो जानबूझकर गुचेंग को फ्रेम कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति जोड़ता है कि वे सभी यंग मास्टर चेंग की अचीवमेंट्स से जलते हैं, इसलिए बार बार उसके ऊपर डर्टी वाटर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही युन श्याओ वैली का एंसेस्टर पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है। वह जोर से दहाड़ते हुए सबको चुप रहने के लिए कहता है। उसकी आंखों से गोल्डन लाइट फूट पड़ती है। वह ठंडी आवाज में घोषणा करता है कि यहाँ मौजूद किसी में भी उनसे सवाल करने की क्वालिफिकेशन नहीं है। क्या वे सच में उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं? अगले ही पल एक टेरिफाइंग प्रेशर आसमान से गिरते पहाड़ की तरह पूरी भीड़ पर टूट पड़ता है। जैसे ही अनगिनत कल्टीवेटर्स उस भयानक दबाव के नीचे सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगे तभी एंसेस्टर ने ठंडी आवाज में बोलना जारी रखा। उसने कहा कि गुचेंग सच में डेमोनिक आर्ट्स का इनहेरिटर है या नहीं, ये फैसला उन जैसे मामूली लोगों का काम नहीं है। उसके बगल में खड़े डाओ अचीवर ने भी तुरंत बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस की साइंटिस्ट जिद करके गुचेंग का साथ देना चाहती है तो उसे पूरी दुनिया का दुश्मन बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। आखिरकार अपर रियलम के अंदर डेमोनिक आर्ट्स के इनहेरिटर को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसी वजह से उसे एंसेस्ट्रल ह्यूमैनिटी पैलेस को भी उसके साथ बर्बादी में नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन अगले ही पल गुचेंग ने अचानक अपनी ही टेरिफाइंग प्रेशर ऊपर की तरफ छोड़ दी। एक बेहद खौफनाक फोर्स सीधे आसमान में फट पड़ा जिसने सीनियर एक्सपर्ट्स की ऑप्रेसिव ऑनरा को बिखेर दिया और उनमें से कई लोगों को हल्का सा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गुचेंग की दिखाई गई ताकत देखकर डाओ अचीवर्स तक विजिबली शॉक्ड रह गए। जैसे ही गुचेंग आगे बढ़कर चुच्चू के बगल में खड़ा हुआ उसने शांत नजरों से उनकी तरफ देखते हुए पूछा कि आखिर सीनियर्स का मतलब क्या है। अगर वे उसे टारगेट करना चाहते हैं तो सीधे उसी पर हमला करें। अपनी सीनियरिटी का इस्तेमाल कर यहाँ मौजूद कमजोर जूनियर्स को क्यों दबाया जा रहा है। नीचे मौजूद क्राउड तुरंत ग्रेटिट्यूड से भर उठा और कई लोग जल्दी जल्दी गुचेंग को धन्यवाद देने लगे। लेकिन गुचेंग ने बस उनकी तरफ हल्की नजर डालते हुए शांत स्वर में कहा कि उन्हें उसका धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वे सभी सिर्फ उसी की वजह से इस मुसीबत में फंसे थे, इसलिए असली गिल्टी इंसान खुद वही था। ये सुनते ही और भी ज्यादा लोग उसके समर्थन में बोलने लगे। कुछ कल्टीवेटर्स ने तो जोर से घोषणा कर दी कि इस मामले का गुचेंग से कोई लेना देना ही नहीं है। साफ दिखाई दे रहा था कि विरोधी फैक्शंस बहस में हार चुके थे और अब मजबूरी में ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। युन श्याओ वैली का एंसेस्टर बस तिरस्कार से हंस पड़ा। उसने ठंडी आवाज में गुचेंग पर लोगों का दिल जीतने के लिए नाटक करने का आरोप लगाया
और कहा कि डिमोनिक आर्ट्स का इनहेरिटर सच में बहुत चालाक होता है। फिर उसने चेतावनी दी कि अगर गुचेंग आज अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो आगे जो होगा उसके लिए उन्हें दोष न दिया जाए। उसी समय उसके पीछे एक के बाद एक कई डाओ अचीवर्स प्रकट होने लगे। उनकी टेरिफाइंग ऑरा ने पूरे हेवेंस को हिला दिया। एंसेस्टर ने ठंडी आवाज में आगे कहा कि चाहे गुचेंग के पास रेमनेंट इमॉर्टल जैसा डाओ प्रोटेक्टर ही क्यों न हो, फिर भी वह आज यहाँ से बचकर नहीं जा सकेगा। नीचे मौजूद क्राउड ये ओवरवेलमिंग लाइनअप देखकर शॉक में सांसें भरने लगा। कई लोग हैरानी से चिल्ला उठे कि इतनी बड़ी संख्या में डाओ अचीवर्स फिर से यहाँ इकट्ठा हो गए थे। गुचेंग के बगल में खड़ी चूचू के चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई देने लगी। लेकिन तभी वो ग्रुप अचानक वापस लौट आया जो ट्रेजर हंटिंग के लिए गया था। उनमें मौजूद फीमेल कल्टीवेटर ने आते ही जोर से घोषणा कर दी कि जिन यून केव के अंदर मर चुका है। ये सुनते ही गुचेंग अंदर ही अंदर हल्का सा मुस्कुराया। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। आसपास मौजूद क्राउड तुरंत शॉक में डूब गया। एक कल्टीवेटर ने याद करते हुए कहा कि यून श्याओ वैली का जिन यून यंगर जनरेशन के सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता था। ये सुनते ही यून श्याओ वैली एंसेस्टर का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर शॉक और फ्यूरी दोनों एक साथ दिखाई देने लगे। उसने तुरंत गुस्से में पूछा कि ये किसने किया। खबर लाने वाली फीमेल कल्टीवेटर थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा कि ये सब डेमनिक आर्ट्स के इनहेरिटर ने किया है। उसने बताया कि जिन यान की ओरिजिन एसेंस मरने से पहले पूरी तरह ड्रेन कर ली गई थी और वहां मौजूद उन सभी लोगों ने खुद उसकी लाश की जांच की। ऊपर मौजूद दायु अचीवर्स अचानक पूरी तरह शांत हो गए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। तभी क्राउड में से कल्टीवेटर बोला कि इससे अभी भी गुचेंग की इनोसेंस पूरी तरह साबित नहीं होती। ये सुनते ही चुच्चू ने तुरंत ऊपर मौजूद डाओ अचीवर्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि अब आखिर उनके पास कहने के लिए बचा ही क्या है। उसी समय एक और कल्टीवेटर जोर से बोल उठा कि जैसा उसने पहले ही कहा था, उसे शुरू से ही यंग मास्टर गुचेंग पर भरोसा था। इसके बाद गुचेंग धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया। वह शांत भाव से होवर करते हुए डाओ अचीवर्स की तरफ देखने लगा और पूछा कि अब जब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है तो क्या वे अभी भी उस पर हमला करना चाहते हैं। उसने आगे कहा कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति उसके लिए गवाही दे सकता है। क्या वे सच में यहाँ मौजूद हर इंसान का मुंह भी बंद करना चाहते हैं। आसपास मौजूद डाओ अचीवर्स पूरी तरह चुप रहे। उन्हें शांत देखकर गुचेंग फिर से बोला कि फिलहाल उनका उसके खिलाफ अफवाहें फैलाना और बदनाम करना वह आगे नहीं बढ़ाएगा। अभी सबसे जरूरी चीज एब्सोल्यूट इन कैलेमिटी को रिजॉल्व करना था। इसके बाद ग्यूचेंग ने सबके सामने खुलासा किया कि एब्सोल्यूट इनहेरेंस की गहराइयों में जाते समय उसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्लूज मिले थे। इस बार एब्सोल्यूट इन एनर्जी इतनी वायोलेंटली एरोप्ट इसलिए हुई क्योंकि एब्सोल्यूट इन स्काइजेस को किसी पीयरलेस एक्सपर्ट ने तोड़ दिया था। फिर उसने नीचे मौजूद क्राउड की तरफ मुड़कर गंभीर आवाज में कहा कि अगर वे सच में इस डिजास्टर को खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी जड़ को खत्म करना होगा और ऐसा करने के लिए ट्रू इमॉर्टल की जरूरत पड़ेगी। उसके शब्द सुनते ही पूरा क्राउड शॉक में डूब गया। उसी समय यून श्याओ वैली एंसेस्टर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने हाथ फैलाते हुए मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या गुचेंग सच में यहाँ मौजूद सभी लोगों को बेवकूफ समझता है। आखिर अपर रियलम में हर कोई जानता था कि अभी सबसे ताकतवर बीइंग्स सिर्फ रेमेनेंट इमॉर्टल्स ही बचे हैं। आखिर वह कहना क्या चाहता था, लेकिन ग्यूचेंग बस शांत मुस्कान के साथ खड़ा रहा। फिर उसने पूछा कि क्या उन सभी ने इमॉर्टल एंशिएंट एरा के एंशिएंट हेवनली वेनरेट ऑफ रिकार्नेशन के बारे में सुना है। गुचेंग चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने शांत स्वर में घोषणा की कि वही व्यक्ति उसका मास्टर है और इस समय वह उसके घर में रह रहा है। एक पल में आसपास मौजूद डाओ अचीवर्स के एक्सप्रेशंस पूरी तरह जम गए। उनमें से कई लोगों के माथे पर शॉक की वजह से ठंडा पसीना तक निकल आया। उधर ग्रैंड वॉइड गॉड क्लैन के अंदर एक शॉक्ड फीमेल वॉइस डिसबिलीफ में गूंज उठी। एक ट्रू इमॉर्टल एंशिएंट हेवनली वेनरेट ऑफ रीइंकार्नेशन, और वो गुचेंग का मास्टर है। प्रिंसेस लूसीन ने तुरंत मैसेंजर से पूछा कि उसने ऐसी खबर कहां से सुनी। मैसेंजर सम्मान से घुटनों के बल झुका रहा और बोला कि कुछ दिन पहले गुचेंग ने खुद एब्सोल्यूट इन लैंड्स के अंदर ये घोषणा की थी। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा था कि 7 दिनों बाद एंशिएंट हेवनली वेनरेट ऑफ रीइंकार्नेशन डिवाइन सिटी में सार्वजनिक रूप से दिखाई देगा। ये सुनते ही प्रिंसेस लूसीन तुरंत अपने फादर की तरफ मुड़ी और 7 दिन बाद होने वाले इस इवेंट को खुद देखने जाने की अनुमति मांगने लगी। एम्परर कुछ देर चुपचाप सोचता रहा। फिर उसने कहा कि यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए नेचुरली उन्हें खुद इसकी जांच करनी होगी। हालांकि उसने शांत स्वर में यह भी जोड़ दिया कि सिर्फ उसकी करंट क्वालिफिकेशंस इस यात्रा के लिए काफी नहीं है, इसलिए उसे होली एंसेस्टर से इंस्ट्रक्शंस मांगनी चाहिए और उनसे इस ट्रिप में साथ चलने का अनुरोध करना चाहिए। उधर द यून इमॉर्टल डायनेस्टी के अंदर न्यूली क्राउंड एम्परर यूचिहा ने शांत स्वर में कहा कि द यून डायनेस्टी को भी इस मामले में हिस्सा लेना होगा और इसकी खुद जांच करनी होगी। इसके बाद उसने प्रिंसेस यूइया की तरफ देखते हुए कहा कि अगर यंग मास्टर गुचेंग को उनकी जरूरत पड़ी तो उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसे क्या करना है। प्रिंसेस यूफिया पूरी तरह शांत रही। उसके चेहरे से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ चांगजेंग वोंग फैमिली के कोर्टयार्ड के अंदर क्लैन हेड एक ब्लैक रोब्स पहने फिगर से बात कर रहा था। उसने बताया कि उस आदमी की एल्डर सिस्टर इस समय इनहेरिटेंस प्राप्त कर रही है, जबकि एंसेस्टर्स खुद इतने व्यस्त हैं कि अपना ध्यान बांट नहीं सकते। इसलिए क्यों न वह खुद 7 दिनों बाद डिवाइन सिटी
सिटी चला जाए। हालांकि थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा कि स्ट्रेंथ और स्टेटस के मामले में, लेकिन ब्लैक रोबोट फिगर ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है, वह बस ची लैंग के साथ चला जाएगा। आखिर दोनों पहले से ही ब्रदर गुचेंग को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए गुआन स्टेटस जैसी सुपरफिशियल चीजों की परवाह नहीं करेगा। उधर इमोरियल येई क्लैन के अंदर लियोली अपने एंसेस्ट्रल अंकल का फैसला सुनकर बेहद शॉक्ड दिखाई दी। उसने तुरंत पूछा कि उसे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। उसके एंसेस्ट्रल अंकल ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वह अभी बहुत कमजोर है, आखिर वह अभी तक ट्रू इमॉर्टल एकेडमी में प्रवेश भी नहीं कर पाई थी। इतने बड़े स्तर की गैदरिंग के लिए उसे खुद व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ेगा। जहां तक उसकी बात है, उसे क्लैन के अंदर रहकर प्रॉपर्ली कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ बुद्ध टेम्पल के अंदर अबॉट ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ था, जबकि उसके शरीर से हल्की गोल्डन लाइट निकल रही थी। उसने जेन शान से पूछा कि जो जानकारी उसने दी है क्या वह सच सही है। जेन चैन ने तुरंत पुष्टि की कि ये पूरी तरह सच है। एबर्ट कुछ देर सोच में डूब गया, फिर उसने कहा कि अब तो डाओ अचीवर्स के लिए भी उस गु फैमिली ब्रैट से निपटना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से उसने फैसला किया कि जूनियर ब्रदर चैन जेन शॉन के साथ इस यात्रा पर जाएगा। उधर घर लौटने के बाद गुचेंग एक बार फिर एंशिएंट हेवनली वेनेरेट के रेस्टिंग क्वार्टर्स में पहुंच गया। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट ने उसकी तरफ हल्की असंतुष्टि के साथ देखते हुए पूछा कि क्या उसके अच्छे डिसिप्लिन को इतनी बड़ी बात पहले अपने मास्टर से डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन गुचेंग ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसे लगा ऐसी मामूली बातें उसके मास्टर को परेशान करने लायक नहीं थी, इसलिए उसने सब कुछ खुद ही अरेंज कर दिया ताकि अपने मास्टर को थोड़ा सरप्राइजेस दे सके। एंशिएंट हेवनली वेनेरेट हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि अगर उसका डिसिप्लिन अपने मास्टर के लिए इतना कंसिडरेट है तो शायद उसे उसका धन्यवाद करना चाहिए। गुचेंग ने भी सार्कास्टिक मुस्कान के साथ जवाब दिया कि सच में कितना अच्छा होता है जब कोई मास्टर अपने डिसिप्लिन की अच्छी इंटेंशंस को सही से समझ सके। गाइज, यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है और प्लीज वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर जल्दी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें।